स्टेज पर महक बेसुध पड़ी है। उसके हाथ पैर हल्दी से सने हैं और चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया है। आसपास खड़े मेहमान घबराए हुए हैं। शादी के मंडप में हलचल मच गई है। दूल्हा अमित चिंतित होकर दौड़ता हुआ आता है। महक, महक, क्या हुआ तुम्हें? अरे अरे, कोई डॉक्टर है यहाँ? देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी शादी के दिन भी आलस। हे भगवान! मेरी बेटी महक, महक बेटा, आंखें खोलो। ये क्या हो गया बेटा? 3 हफ्ते पहले की बात है। महक अपने बिस्तर पर सो रही थी। दोपहर के 1 बज चुके हैं। सुमन कमरे में आती है। अरे महारानी जी, सूरज आपके दर्शनों के लिए तरस रहा है। कृपया करके उठने का कष्ट करेंगी आप? अरे माँ, क्यों तंग कर रही हो? कोई जंगल तो जाना नहीं है मुझे। सोने दो ना थोड़ी देर और। थोड़ी देर का मतलब है दिन के 1 बजे तक सोना है। तुम्हारी शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है और तुम हो कि? हाँ हाँ, शादी, वही एक शब्द जो आपके मुंह से हर वक्त निकलता है। अभी तो शादी होने दो, फिर सारी उम्र जागते रहने का मौका मिलेगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता महक, हर काम में आलस। चल उठ, नहा धो ले। तेरे होने वाली सास उर्मिला जी आ रही हैं आज शाम को। क्या? वो कड़क दादी आज फिर आ रही हैं? माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? देखा, सास का नाम सुनते ही नींद उड़ गई। और कड़क दादी मत कहा करो उन्हें, सुन लेंगी तो मेरी भी क्लास लगा देंगी। इन ससुराल वालों ने तो शादी से पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। महक की सबसे अच्छी सहेली रीना अंदर आती है। ओहो आलस की रानी, अभी तक बिस्तर पर ही है। तेरे बारे में कहावत बनाऊंगी मैं। महक सोई रहे, दुनिया खोई रहे। तू भी ना शुरू मत हो जा रीना। माँ पहले से ही मेरी बैंड बजा रही है। महक, तू भूल गई, आज हमें तेरे लहंगे की फिटिंग के लिए जाना था। डिजाइनर 3 बजे के बाद नहीं मिलेगा। अरे यार, अब इतनी दूर जाना पड़ेगा। माँ चली जाएगी तेरे साथ। नहीं महक, मुझे घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है और उर्मिला जी के लिए सब व्यवस्था करनी है। तुम दोनों जाओ। चल उठ जा सुस्त कछुआ, तेरी ही शादी है ना कि मेरी। नहा ले जल्दी, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। शाम को उर्मिला और राकेश महक के घर आते हैं। महक और उसकी माँ दोनों उनका स्वागत करते हैं। तभी तनु, महक की होने वाली ननद भी आती है। अरे बेटी, तुम्हारी त्वचा इतनी निस्तेज क्यों लग रही है? शादी के लिए तैयारियां कर रही हो ना? जी माँ जी, सब ठीक चल रहा है। भाभी, आपने जी माँ जी 2 बार कहा। लगता है आप हमारे घर आने के लिए बहुत उत्साहित हैं। महक बेटी, हमारे घर आकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस थोड़ा सा अनुशासन रखना होगा। हाँ, हमारे घर में सुबह 5 बजे सब उठ जाते हैं। सबके अपने अपने काम होते हैं। 5 बजे? हे भगवान, मैं तो 11 बजे तक सोती हूँ। महक बहुत मेहनती है, बस थोड़ा सा आराम करना पसंद है इसे। आराम और मेहनत एक साथ नहीं चल सकते बेटी। मैंने सुना है तुम्हें रसोई का काम अच्छा आता है। जी, वो मैं। आंटी, महक बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस थोड़ा मूड चाहिए होता है उसे। अच्छा है, हमारे घर में रोज सुबह पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। महक का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अपनी माँ की ओर मदद मांगते हुए देखती है। भाभी चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी ना। बस आप सुबह जल्दी उठ जाना। शादी के 1 हफ्ते पहले की बात है। महक के घर हल्दी की रस्म है। सभी महिलाएं महक को हल्दी लगा रही हैं और गाने गा रही हैं। अब तो शादी के बस कुछ ही दिन दूर है। तेरे आलस का क्या होगा ससुराल में? पता नहीं यार, माँ ने कहा है कि उर्मिला माँ जी को मेरे आलस के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, मगर मुझसे नहीं होगा ये सब। उनके घर में तो जैसे सेना का अनुशासन चलता है। क्या फुसफुसा रही हो दोनों? भाभी, अमित भैया ने आपके लिए एक सरप्राइज भेजा है। तनु महक को गिफ्ट का बॉक्स देती है। महक उसे खोलती है और देखती है कि उसमें एक सुंदर सी घड़ी है जिस पर सुबह जल्दी उठने के लिए लिखा है। अमित को मेरे आलस के बारे में पता है। हाँ, सब कुछ मैंने ही बताया था उन्हें, लेकिन वो कहते हैं मुझे महक का हर अंदाज पसंद है, आलस भी। वाह,
तेरे भाई तो बहुत समझदार हैं। महक बहुत लकी है। हल्दी लगने के बाद सब चले जाते हैं। सुमन महक से कहती है कि वो जल्दी से हल्दी धो ले, वरना उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। जल्दी नहा लो महक, वरना हल्दी जम जाएगी। हाँ माँ, बस 5 मिनट और सो लूं, फिर नहा लूंगी। महक, अभी नहीं तो कभी नहीं, चलो उठो। महक सोचती है कि 5 मिनट और सो लेती, मगर वो घंटों सोती रहती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उसका चेहरा और हाथ पैर हल्दी से पीले हो गए हैं। माँ, मेरा चेहरा, ये क्या हो गया? सुमन और उर्मिला दोनों दौड़ कर आते हैं। अरे राम, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? मैंने कहा था ना जल्दी नहा लो, देखो अब क्या हो गया। अब क्या होगा माँ, कल तो मेरी शादी है। ये लापरवाही है, शादी के दिन दुल्हन का चेहरा कैसा दिखेगा? तभी अमित का फोन आता है और वो महक से बात करना चाहता है। मैं अमित से कैसे बात करूं? वो मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या हुआ? ओ माय गॉड, तेरा चेहरा। अब मैं क्या करूं रीना, कल शादी है और देखना मेरा चेहरा। एक आइडिया है, मेरी चाची ब्यूटिशियन है, उनके पास एक विशेष फेशियल है जो इस पीलेपन को हटा सकता है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। शादी का दिन, महक का पीलापन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर निशान है। मेकअप आर्टिस्ट महक का मेकअप कर रही है और उसे आश्वस्त कर रही है कि सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, इस तरह का मेकअप सब छिपा देगा। पर अगर अमित को पता चला तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कितनी लापरवाह हूँ? सब ठीक होगा महक, तू बस शांत रहे। बारात आ चुकी है। महक को वर वधू के मिलन के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही महक मंडप में पहुंचती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे राम, ये क्या हो गया? महक, महक, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अमित भागकर महक के पास जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ थकान और तनाव के कारण हुआ है। साथ ही लगता है कि हल्दी के रासायनिक तत्वों से एलर्जी हो गई है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। महक, मैं हूं यहाँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद महक को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? अरे, अपनी शादी के मंडप में। मुझे माफ कर दो अमित, मैंने सब खराब कर दिया। तुमने कुछ खराब नहीं किया महक, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बेटा, शायद शादी को कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। नहीं माँ, शादी आज ही होगी। महक की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, फिर हम विवाह के फेरे लेंगे। अरे अमीर सही कह रहा है, मुहूर्त बहुत शुभ है आज का। कुछ घंटों बाद महक की तबीयत बेहतर हो जाती है। विवाह की रस्में शुरू होती हैं। तुमने शादी रद्द क्यों नहीं की? मेरी लापरवाही के कारण सबको कितनी परेशानी हुई। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ महक, तुम्हारे आलस और तुम्हारी हर आदत से। मुझे पता है तुम बदल जाओगी, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे प्यार के लिए। विवाह संपन्न होता है। विदाई के समय महक अपनी माँ से गले मिलती है। माँ, मैं बदल जाऊंगी माँ, अब सब समझ में आ गया है कि मेरे आलस ने आपको कितनी परेशानी दी है। मुझे माफ कर दो। तू मेरी बेटी है महक, मुझे पता है तू अपनी नई जिंदगी में खुश रहेगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी। विदाई के बाद ससुराल पहुंचकर उर्मिला महक को आशीर्वाद देती है। आज से तुम इस घर की बहू हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी। माँ जी, आपके घर की इज्जत और परंपराओं का सम्मान करूंगी मैं वादा करती हूँ कि अब से कोई आलस नहीं दिखाऊंगी। वाह भाभी, आज तो आपने आलस को अलविदा कह दिया। सच में मुझे मेरी महक पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह घर में सभी हैरान रह जाते हैं जब महक सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय बनाती है। महक, तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ माँ जी, अब मुझे समझ आ गया है कि जिम्मेदारियाँ निभाने में कितना सुकून है। आलसी महक की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अरे बेटी, तुमने तो सबको चौंका दिया। सभी खुशी से महक को देखते हैं। महक और अमित एक दूसरे की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हैं।
महक के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, बिना आलस के नई जिम्मेदारियों के साथ। कनिका रोते हुए अपने पति रितेश से बोलती है। रितेश जी, हम तो तंग आ चुकी हूँ आपकी बहनिया से। सारा दिन बस हिटलर की तरह बकर बकर करत रहते हैं, रानी जैसन हुक्म चलावत रहते हैं। अब ऐसी ननदिया मिले तो सास की का जरूरत। और रितेश जी, हम बता ही देते हैं, तुम हमका बहुरिया बना के लाए थे, कोनो नौकरानी नहीं। रितेश पेशे से एक बोटेनिस्ट था। वो अक्सर नई और पुरानी वनस्पतियों और पेड़ पौधों की रिसर्च करने देश विदेश घूमता रहता था। उसकी जिंदगी एकदम मस्त तरीके से चल रही थी। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में 700 साल पुराने अर्जुन के पेड़ के बारे में पढ़ा और अगले ही दिन वो ट्रेन में बैठकर सीधा निकल पड़ा बिहार की ओर। वैसे तो वो देश विदेश में काफी जगह घूम चुका था, मगर इस जगह के बारे में अनजान था। जैसे तैसे वो लोगों से पूछते हुए उस गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद रितेश एक देहाती लड़के से होटल का पता पूछता है। भाई 1 मिनट इधर आना, मेरी बात सुनो। वो देहाती लड़का मुंह में गुटखा भरकर रितेश को जवाब देता है। कहिए भैया जी, का बात है? काहे परेशान घूमत हो? यहाँ वो 700 साल पुराना अर्जुन का पेड़ कहाँ है? तुम मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो क्या? और अगर आसपास कोई होटल है तो वो भी बता दो मुझे। यहाँ कोनो होटल वोटल नहीं। अगर आप कहें तो हम आपके रहने का बंदोबस्त इस गांव में कर सकते हैं। आप हमें ही पैसा दे दीजिए। ऐसा कहकर वो लड़का रितेश को पहले जंगल में मिले 700 साल पुराने अर्जुन के पेड़ के पास ले जाता है। मगर कुछ देर बाद वो आसपास लोगों को ना देखकर रितेश को चाकू दिखाता है और उससे बोलता है। ए शहरी बाबू, अपना जेब ढीला करो और लौट जाओ वापस शहर को। और अगर कोनो चालाकी करी ना, हम बता ही देते हैं। ई तुम्हारा गोरा बदन हुई और ऊमा हमारा रामपुरिया चाकू। जल्दी अपना जेब ढीला करो। वो लड़का रितेश को धमका ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक लड़की कनिका उन दोनों के पास आती है और उस लड़के से बोलती है। अरे ओ ललुआ, लागत है तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। हम जाते तुम्हारी मैया को खबर करने। कनिका की बात सुनकर वो लड़का रितेश को छोड़कर भाग जाता है और कनिका उसे कहती है। का हो शहरी बाबू, कैसे फंस गई ई ललुआ के जाल में? एक्चुअली मैं एक बोटेनिस्ट हूँ। मेरा नाम रितेश है और मैं नई पुरानी वनस्पतियों और पेड़ पौधों पर रिसर्च करने देश विदेश घूमता रहता हूँ। मुझे 700 साल पुराने अर्जुन के पेड़ के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया। मैं होटल ढूंढ रहा था और ये मुझे जंगल में लाके चाकू दिखा रहा था। शहरी बाबू, यहाँ कोनो होटल नहीं है, गांव में ही रही के पड़ी। आप हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? मुझे आपकी लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। काहे नहीं, हिंदी में बात कर सकते हैं हमका आवत है हिंदी। अब चलिए हमारे साथ, आप हमारे घर के पास वाले कमरे में रह सकते हैं। ऐसा कहकर कनिका रितेश को अपने साथ लेकर जाती है और उसे अपना पूरा गांव घुमाती है। वो रितेश की रिसर्च में भी काफी मदद करती है। ऐसे ही साथ में काफी समय बिताने की वजह से उन दोनों के बीच गहरा प्यार पनप जाता है। रितेश लौटने से पहले कनिका से पूछता है। कनिका, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ रितेश जी, हमका सब पता है। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं। तो चलो फिर मेरे साथ मेरे शहर। हाँ जरूर, मगर आपको हमारी मैया से बात करनी होगी। कनिका के कहने पर रितेश उसकी माँ से रिश्ते की बात करता है और वो मान जाती है। जिसके बाद गांव के ही एक मंदिर में उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। पूरा गांव उन्हें आशीर्वाद देने उमड़ जाता है। शादी होने के बाद रितेश कनिका को लेकर अपने घर जाता है और घर आते ही उसकी बहन नायरा रितेश से पूछती है। भैया, ये कौन है आपके साथ? इससे पहले के रितेश कुछ कहता, कनिका बोल पड़ती है। हम है तुम्हारे भैया की दुल्हनिया और तुम्हार भौजी। नायरा अपना पूरा समूह बनाकर रितेश से बोलती है। भैया, आप भी ना इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इस गांव की देहाती गवार से शादी कर रहा है। आपने मेरे से पूछा भी नहीं एक बार। जो भी हो, ये मेरी बीवी है और तुम्हारी भाभी है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ सको समझ लो। ऐसा कहकर रितेश कनिका को लेकर कमरे में चला जाता है और उसे समझाता है। देखो कनिका, मेरी बहन काफी नासमझ है। उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा।
और हाँ, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अजी आप काहे माफी मांग रहे हैं, और हम वैसे भी बुरा नहीं मानते। कनिका, ये सब बातें छोड़ो और आज शादी के बाद हमारी ये पहली रात है। मैं तुम्हारे साथ कुछ हसीन वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों रात की तैयारियों में जुट जाते हैं। कनिका रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके बाद जब वो खाना परोसती है तो खाना चखते ही नायरा उसे थूकने लगती है और कहती है, अरे ओ गांव की गवारन, जब खाना बनाना आता ही नहीं है तो रसोई में गई ही क्यों? हे भगवान, इतना बेहुदा खाना मैंने जिंदगी में आज तक नहीं खाया। नायरा काफी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और नायरा की बात का बुरा मानकर कनिका भी अपने कमरे में चली जाती है और बेचारा रितेश सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किसे मनाए। वो भी चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन से नायरा नौकरानी को घर से निकाल देती है, जिसे देखकर रितेश बोलता है, क्या हुआ नायरा तुम्हें? तुम अपनी भाभी से इतनी नफरत क्यों करती हो? और ये क्या बचकानी हरकत करी है तुमने नौकरानी को क्यों निकाल दिया? भैया हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम एक ही घर में दो नौकरानियां अफोर्ड नहीं कर सकते। नायरा, अब बंद भी करो अपनी ये बकवास। कनिका और तुम दोनों मिलकर घर के काम करोगी, और ये बात मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। इसके बाद रितेश के सामने नायरा कनिका के साथ मिलकर काम करवाने का दिखावा करती है और रितेश के जाते ही वो सारा काम कनिका से करवाती है और उसे बात बात पर ताने भी मारती है और खूब खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद रितेश अपनी रिसर्च वर्क को करने के लिए कुछ महीने के लिए लंदन चला जाता है। तब तक नायरा कनिका के ऊपर खूब अत्याचार करती, उसे मारा पीटा करती, यहाँ तक कि ढंग से खाना तक नहीं देती, बिल्कुल जल्लादों की तरह सलूक करती। कुछ दिनों बाद जब रितेश वापस आता है तो वो अपनी पत्नी कनिका से मिलता है। तब कनिका रोते हुए रितेश से बोलती है, रितेश जी, हम तो तंग आ चुकी हूँ आपकी बहनिया से। सारा दिन बस हिटलर की तरह बकर बकर करत रहते हैं, रानी जैसन हुक्म चलावत रहते हैं। अब ऐसी ननदिया मिले तो सास की का जरूरत। और रितेश जी, हम बता ही देते हैं, तुम हमका बहुरिया बना के लाए थे, कोनो नौकरानी नहीं। ठीक है कनिका, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा ही। अगले दिन रितेश काम के बहाने जल्दी से घर से बाहर जाता है और छुपकर तमाशा देखने लगता है। थोड़ी ही देर में नायरा उसे डांटने फटकारने लगती है और उसे जबरदस्ती ठंडे पानी में बर्तन और कपड़े धुलवाती है और उसे खूब सुनाती है। ये सब देखकर रितेश दौड़ता हुआ आता है और नायरा को एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है, जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे जैसी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, जो कि एक महिला पर ही ऐसे अत्याचार करती हो। इतना अत्याचार तो कोई सास भी नहीं करती। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रितेश नायरा को घर से निकाल देता है और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नायरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रितेश और कनिका से माफी मांगती है। कनिका के कहने पर रितेश उसे माफ कर देता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।